नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं कर्नल आरएसएन सिंह जो हमको बताएंगे सर ये बांग्लादेश में हो क्या रहा है। कभी तो यूनुस एकदम भारत को बाहर निकालने की बात करता है, कभी शेख हसीना को भगा देते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी तो धमकियां आती हैं कि भाई जैसे सर के साथ में मैप लगा है पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे हम। अब पता चल रहा है कि भाई राह तो इतनी बुरी तरह से घुसी हुई है। मैं पाकिस्तानी राह बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी को समझ में वही आएगा कि भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतना डीपली घुसी हुई हैं कि वहां के एक आर्मी चीफ के ऊपर कू होने वाला था और हमने बचाया। तो ये चक्कर क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इसके बारे में जरा समझते हैं आरएसएन सिंह सर से। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने नमस्कार। टाइम निकाला एंड आपकी स्पेशल एक्सपर्टीज है सर इसके ऊपर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न ये हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि सबकी होली बड़ी अच्छे से मनाई गई होगी और सभी आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। अ, मैं क्या कहूं, ये जो ये व्यक्ति है मोहम्मद यूनिस, अ, ये दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी, नोबेल प्राइज वाला जिहादी है सर। जस्ट लाइक बराक ओबामा, ये नोबेल प्राइज वाला जिहादी। और चूंकि शेख हसीना ने इन जिहादियों की ऐसी तैसी कर रखी थी, जमायते इस्लामी के लीडर्स को लटका दिया था, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को उन्होंने ऐसे उसको खदेड़ दिया था। ठीक है, वो दूसरी बात है कि ममता ने उनको शरण दी यहां पर आके। तो ये सारा जो एक ये इस्लामिक जो ये लॉबी था वहां पे, हिजबुल तहरीर इत्यादि जो कि अल कायदा से लिंक्ड है, वो सब एक फेस देख रहे थे। और वहां पर इनको वो एक कुछ यूरोपियन कंट्रीज और खास करके जो अमेरिकन डीप स्टेट है, इनको रिसरेक्ट करना चाहता था बांग्लादेश में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को। और उसके तहत ये चोर उचक्का जिहादी, ठीक है ना, अ, उसको उसी योजना के तहत इसको यहाँ लाया गया। वो एक तरह का तख्ता पलट था जिसको अंग्रेजी में हम कू कहते हैं। तो ये आपने एक पॉलिटिकल कू तो कर ही दिया। अब ये सोचिए आदि कि ये कैसा देश है कि जो अभी जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है, जब उसको प्राइम मिनिस्टर ही कहें, दो उसका डेजिग्नेशन कुछ और है, लेकिन इज अ डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर खुद बांग्लादेश आर्मी में तख्ता पलट करने में लगा हुआ है। क्या बच गया देश का? इसका अगर मैं कहीं पैरेलल देखता हूं तो आई सी अ पैरेलल इन नेपाल। मैं जब नेपाली राष्ट्रपति से मिला था, जब मैं एक किताब लिख रहा था द मेकिंग ऑफ नेपाल, मैं कहा कि आप अगर ये माओवादी आप ही के लोगों इसको आर्मी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, कल को यहाँ कुछ और होता है तो कौन बचाएगा इस देश को? तो सिर्फ एक तख्ता पलट की बात नहीं है। आपने एक ऐसा काम कर दिया तो आपने कू और काउंटर कू का आपने पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया आपने। तो ये कैसा आदमी है? ये कैसा देशद्रोही है ये? और ये जो बांग्लादेश आर्मी का जो मुखिया है, वो भाई इज अ कमांडर ऑफ ऑलमोस्ट 1.6 लाख की आर्मी है। और अभी जो वकुर रहमान जो है, वो उसको आपने बिल्कुल दुश्मन मान लिया। और दुश्मन इसलिए मान लिया क्योंकि ही इज नॉट रेडिकल इनफ। इसलिए क्योंकि उसको आप एक्यूज करते कि शेख हसीना को इसने मदद की
यहाँ से ले जाने के लिए हिंदुस्तान में शेल्टर लेने के लिए। तो वो क्या करता वो आप बताइए? एज़ एन आर्मी चीफ इसकी योजना जो थी, यूनिस और इसके जो चमचे हैं, जो वो स्टूडेंट्स जमायते इस्लामी का, कि घर से घसीट के शेख हसीना को निकालना और उसको पब्लिकली हैंग करना। आप समझ रहे हैं कि इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता? उसके रिपल्स कहां तक जाते? और शायद हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा यही चाहते थे। अमेरिकन डीप स्टेट यही यही चाहता था। तो ये इसमें जो ऑफ कोर्स इट वाज ऑल अंडर द पेट्रनेज ऑफ ओवरऑल पेट्रनेज ऑफ मोहम्मद यूनिस, लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेटर था फैजूर रहमान, वो क्वार्टर मास्टर जनरल, ठीक है ना? और वो क्वार्टर मास्टर जनरल है और वो मेन कॉन्स्पिरेटर था और इसमें जमायते इस्लामी, पाकिस्तान की आईएसआई और एंड एज आई सेड यूनिस, ये सभी इसके उनकी साझेदारी थी इसमें। आपको बता दें आदि ये बिल्कुल सफल हो जाता। जी हाँ, ये वही आदमी है जो क्वार्टर मास्टर जनरल है। शक्ल देख लो इसकी अच्छी तरीके से, ठीक है? ये पता नहीं सुनते हैं कि अभी तो इसको अरेस्ट किया हुआ है। ये बहुत बड़ा जिहादी है सर। ही इज इन लिंक विद हिजबुत तहरीर एंड जमात आल्सो। हाँ, आपको दर्शकों को ये मैं बता दूं थोड़ा सा, आगे भी इस पर चर्चा होगी कि इस तरह के जिहादी एलिमेंट्स बहुत आपको मिलेंगे पाकिस्तान। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं जब मीटिंग के लिए जाता था तो बीच मीटिंग में वो एक इनका एक दो अफसर थे, बीच मीटिंग में वहीं वो थोड़े दूर पे जाके वो बस नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे जूते वूते खोल के, ठीक है ना? और बिल्कुल उनका जो रेडिकल्स का जो जैसी दाढ़ी होती है ना, आपने देखा है उस तरह की दाढ़ी थी। तो अब मैंने आई केम अक्रॉस इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, तो इनकी सारे की साझधारी थी और ये ये फैजूर रहमान जो है, इसी ने आईएसआई चीफ का आसिफ मुनीर का विजिट फैसिलिटेट किया और इस बीच ये जितने जीओसीज हैं, वो जीओसीज को तैयार करना शुरू कर दिया इसने। तो 21 जनवरी को इसका आसिफ मुनीर का विजिट रहमान ने अरेंज करवाया और इस विजिट के खिलाफ वकारुज्जमान जो चीफ जो है, जिनकी हु इज एट द सेंटर ऑफ द एंटायर इशू या खू कहिए, उसने बड़ा मना किया कि आखिर इसको क्यों बुला रहे हो आप? इस अभी देश इतनी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, इतनी इंस्टेबिलिटी है, इसके बुलाने से आप क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हो और भारत को दे रहे हो? तो उसको कहने लगे ये तो इंडिया का चमचा है, ये है, वो है, और उन्होंने उसको बुलाया। यूनिस ने उस पर प्रेशर डाला एंड ही हैड टू ईट इन अंडर दैट प्रेशर। अब रहमान ने काफी कुछ मीटिंग्स की। अ, उसका आप देखिए तो वो क्वार्टर मास्टर जनरल है, ये रहमान, वो प्रोटोकॉल में कहीं नहीं आता है। वेर इज ही? लेकिन फिर भी इसने अपने आप को उसमें घुसेड़ लिया और जो कुछ और काफी लोगों से मिलवाया उसने, जो की फिगर्स थे बांग्लादेश में इन सिविल एंड मिलिट्री, खास करके मिलिट्री, उन सभी लोगों से मिलाया। कई जगह उसको ब्रीफिंग हुई, ठीक है ना?
लेकिन ये ब्रीफिंग जो हुई उसकी आसिफ मुनीर की, उसने अपने आर्मी चीफ वकरुज्जमान के साथ नहीं शेयर किया। तो कू के तो बादल मंडरा ही रहे थे पहले पहले से। ये कोई बहुत सडन ये डेवलपमेंट नहीं है। जब से यूनिस ने टेक ओवर किया, इसकी तैयारी हो रही थी इसकी। एनीवे, इसमें एक और व्यक्ति कॉम्प्लिसिट था, लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन। ये पीएसओ है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है आर्म फोर्सेस डिवीजन का। और आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं कि ये आर्म फोर्सेस डिवीजन क्या है। इसकी बुनियाद जो है, ये आपके जब इरशाद का ये है कमरुल ये हसन जो है, तो इसकी बुनियाद है जब इरशाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना था। जनरल इरशाद रूल बांग्लादेश फॉर 11 years। तो उसने वो एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उसने कंट्री का भी गवर्नेंस देखना था, एंड ही वाज आल्सो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये दोनों को टू ease his governance and his role as a supreme commander of the armed forces, उसने एक अपने एज अ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उस ऑफिस में एक आर्म फोर्सेस डिवीजन बनाया। और उस समय, अब तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का है, उस समय मेजर जनरल रैंक का था। तो अब नेचुरली जब आप बिल्कुल नजदीक होते हैं, इस तरह की प्रॉक्सिमिटी आप शेयर करते हैं द रूलिंग हेड के साथ, तो यू बिकम वेरी पावरफुल, डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल। तो आर्म फोर्सेस डिवीजन का जो ये हेड है, ही इज आल्सो द आईज एंड ईयर्स ऑफ द सिविलियन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो इरशाद का वो तो खत्म हो गया वो दौर, फिर भी लेकिन पीपल कंटिन्यूड। तो ये व्यक्ति जो है, ये इसको रहमान ने अपने उसमें ले लिया। ठीक है ना। और ये आईएसआई चीफ जो था मुनीर, इससे भी मिला। और ये भी, इसने भी अपने आर्मी चीफ वकरुज्जमान को इसने ब्रीफ नहीं किया कि तुम कुछ नहीं हुआ, इनकॉन्सिक्वेंशियल, तुम्हारी कोई वो नहीं है। आपको मैं बता दूं कि फजलुर रहमान जो है क्लोजली लिंक्ड टू इस्लामाबाद एंड बोथ जमायते इस्लामी। एक बात आपको मैं बता दूं, चाहे वो भारत हो या बांग्लादेश हो, यहाँ के जो जमायती इस्लामी के लोग हैं, वो सब के सब पाकिस्तान परस्त। अब मुझे वो बकवास इतिहास नहीं चाहिए कि जमायती इस्लामी जो था वो तो पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान वाला था वो पाकिस्तान नहीं चाहता था, वो मदूदी चला गया। ऐसी कुछ बात नहीं थी। सिंपल सा इशू था। एक ने कहा कि भैया गजवाए हिंद के लिए पाकिस्तान एज अ बेस जरूरी है। एक तबका ने कहा, जो ये देवबंदी जो यहाँ पे रह गए, कि भैया यहीं से अंदर से रह के गजवाए हिंद चलाओ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये दूसरी विचारधारा के थे, अनुयायी थे। दो ही वाज नॉट एक्सप्लिसिटली विद जमायते इस्लामी। और गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कभी उन्होंने पब्लिकली आर्टिकुलेट नहीं किया हो, लेकिन उनकी भी सोच यही थी कि भारत को अंदर से ही आप गजवाए हिंद करो। सिर्फ फर्क इतना है। तो जमायते इस्लामी जो है, वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहा है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो बांग्लादेश का है। आपके दर्शकों को एक और बात मैं बता दूं कि जमायते इस्लामी ने 71 की लड़ाई में के दौरान उसने बांग्लादेश में 2 ब्रिगेड तैयार किए थे, अल बदर ब्रिगेड और अल शम्स ब्रिगेड।
और उन्होंने बहुत कहर ढहा था बांग्लादेशियों के ऊपर में। ये सब उर्दू वाले, उस समय लैंग्वेज की बहुत वो चल रही थी ना, मतलब होल थिंग वाज ऑन लैंग्वेज। जब देखिए, इस पर हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। तो ये सब पाकिस्तान के अनुयायी थे, उर्दू वाले के अनुयायी थे, और इन्होंने बहुत कहर ढाया वहां पे। तो जब शेख हसीना और शेख मुजीब के असैसिनेशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो शेख हसीना ने जब आया तो कहा कि ये तो बिल्कुल ये रेडिकल, इनको जब तक खत्म नहीं करोगे बांग्लादेश में कभी शांति आएगी नहीं। तो इन सबको लटकाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये इनको हमेशा दे हैव बीन इन पार्टनरशिप विद द पाकिस्तान आईएसआई। हमारे यहाँ के भी लोग कई तो मेरे साथ टेलीविजन पे आए। आपको मालूम है, कोई जेई जमायते इस्लामी में था, फिर वो एक अल्टरनेटिव मिला उनको, पीएफआई का जो एसपीडीसी था उसमें, एसडीपीआई, उसमें वो शामिल हो गए। एनीवे, सो फैजुर रहमान जो है द की कॉन्स्पिरेटर, उसने सब जीओसीज, जितने डिविजन्स हैं उनके जीओसी से कांटेक्ट करना शुरू किया। और आप देखेंगे, अगर आपके पास नहीं तो मैं अपने मैप पे इस पे समझा सकता हूँ। तो इनके जो डिविजन्स जो हैं, ये एक रांगपुर में है 66 डिव, ठीक है। जी, थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा कर दें। हाँ जी, मैं करता हूँ सर, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ। आई जस्ट इंक्रीज द साइज। आप कंटिन्यू रखिए सर, 1 हाँ, मिनट विल तो टेक। मैं कह रहा था कि अगर आप देखें तो ये नॉर्थ में ये रांगपुर है जहां पे 66 डिव है। इसको कांटेक्ट किया। उसके बाद ये कोमिला में 33 डिव है, दैट इज ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट कोमिला, ठीक है ना, ईस्टर्न बॉर्डर विथ इंडिया, ठीक है, मिडिल एंड ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। वहां पे 33 डिव है, उससे कांटेक्ट किया। चिटागोंग में 24 डिव का हेडक्वार्टर है, उसके जीओसी से कांटेक्ट किया। कोक्सेस बाजार, बिल्कुल सही, हाँ। अब कोक्सेस बाजार साउथ में आ जाए, वहां पर 10 डिव है, उससे ये किया। ढाका के में एक 7 इन्फेंट्री डिव है, जो कि ढाका के जस्ट आई थिंक 200-300 किलोमीटर नीचे बारिसाल एक जगह है, वहां पे है। उसके बाद एकदम ईस्ट में अगर आए तो आप वो जेसोर है। जेसोर में 55 डिव है, और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में आपको ये बोगरा में 11 डिवीजन है, ठीक है ना। ये जो जहां पे ये कौन सी बोगरा जगह में है, सर? जी, बोगरा में सर? बोगरा बोगरा? बोगरा बोगरा, बोगरा, ओके। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है, ये किसी भी तख्ता पलट के नजरिए से, वो है आपका 9 9th। इन्फेंट्री डिव, जो कि ढाका में। हम्म। तो किसी भी कू में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, 9 इन्फेंट्री डिव का, जो कि ढाका में है। देयर इज सवार, SABAR, सवार कैंटोनमेंट है, ढाका के पास में ही है। ये यहाँ पर, ये रहा सर। हाँ हाँ। तो और वहीं पर एक मीरपुर जगह है ढाका के पास में, वहां पर एक 46 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड। तो ये दोनों जो फॉर्मेशन है, ये कू के नजरिए से या तख्ता पलट के नजरिए से ये बहुत महत्व रखता है, बिकॉज ढाका इज द कैपिटल। और बोगरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जितने तख्ता पलट जो पास्ट में हुए हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है।
तो ये सभी अपने डिविजनल जो कमांडर्स थे उससे इसने कांटेक्ट थामा। तकरीबन तकरीबन सभी को इन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया। लेकिन जो 12 साल वाला जो है 7 इन्फेंट्री डिव जो कि ढाका के जस्ट साउथ में, और ये आपका जो बोगरा वाला था, जो मैंने कहा कू के इंपॉर्टेंट बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, आप देखिएगा नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे है, वो उन्होंने कुछ कंडीशनैलिटीज डाली, तो वो नहीं माने। वो फेंस सीटर्स आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल स्टेट फास्टली लॉयल रहा वकुर जमान का, वो था ढाका का जो जीओसी था। और जाहिर सी बात है कि उस डिवीजन का जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का वो सबसे खास आदमी होता है, आर्मी चीफ का भी बहुत खास आदमी होता है। और दूसरा एक सेविंग ग्रेस वाज दैट जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस है, विच इज अ वेरी मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे दो है, एक एनएसआई है और एक डीजीएफआई है। तो ये डीजीएफआई का जो मुखिया था वो भी लॉयल रहा, और आगे कुछ लोग जो कि डायरेक्ट कमांड ऑफ ट्रूप्स में नहीं थे, उनकी लॉयलिटी बहुत काउंट की इसमें, इस तक टू स्टेव ऑफ दिस कू। तो अभी आप देखें, यही नहीं, ये फैजुर रहमान जो है, कुछ एक्स आर्मी चीफ्स का इसको सपोर्ट मिला, जैसे अब्दुल बिलाल शैफुल हक जो 2015 से 18 तक था चीफ, इकबाल करीम भुइयां जो 2012 से 2015 तक था। ठीक है, जो वकरूज जमान का जो सीजीएस था, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ही रिमेन्ड लॉयल। ठीक है ना, उसका रहमान शमीम नाम है इसका, लेफ्टिनेंट जनरल मिजानूर रहमान शहीन। एनडीसी का कमांडेंट, जैसे हमारे दिल्ली में है ना एनडीसी, नेशनल डिफेंस कॉलेज, उसका कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहिनाल हक, वो बिल्कुल इनके वो रहा। कुछ एक्स जो लोग थे, अजीज अहमद, जनरल अजीज अहमद जो 2018 और 21 तक चीफ था, और जो पिछला शैफुद्दीन अहमद जो 21 टू 24 था, वो सब दे सपोर्टेड। और इन सब को में सबसे ज्यादा सपोर्ट इनको मिला वकरुज्जमान को, वो लोग जो कि कंटेम्पररीज थे मुस्तफिजुर रहमान। मेरे जमाने में यही चीफ होते थे, ठीक है ना। और ये मुस्तफिजुर रहमान जो है, ही वॉज अंकल ऑफ शेख हसीना। ठीक है, और ये वकरुज्जमान जो है, ये उनका दामाद है मुस्तफिजुर रहमान का। आप समझ रहे हैं। तो जब ये खालिदा जिया पावर में आई थी, तो इसको हाउंड करना शुरू कर दी थी, और एक वहां कि भाई तुमने मिग-29 में पैसे खाए हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब हुआ था। इसको जेल में डालने की कोशिश की थी, तो वो भी इसके साथ नहीं थे। और ये डीजीएफआई चीफ जो है मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम, वो भी सपोर्ट में थे। ही वाज लॉयल टू द आर्मी चीफ। तो इनके कारण ये सब बच गया। तो हम बात कर रहे थे जमायत इस्लामी की। जमायत इस्लामी क्या है कि इट्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट। एक मुझे याद है कि एक विवेकानंद में आज से कोई 15 साल पहले एक सेमिनार हुआ था। उसमें किसी ने उसमें कुछ बांग्लादेशी थे, एक ऑथर भी थे, जिन्होंने इसके बारे में पूरी जमायत इस्लामी का जो इकोनॉमिक और कमर्शियल एम्पायर है उसके बारे में लिखा है।
वो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, उनके मॉल्स हैं, ठीक है ना, मार्केट्स हैं, उनके इंडस्ट्रीज हैं जमायते इस्लामी के। और यही नहीं, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं। तो अब सोचो कि जो उसमें जाएगा, वो अटेंड करेगा वो कोचिंग, वो आदमी तो ऐसे ही रेडिकलाइज रहेगा, और वो फौज में तो हमेशा के लिए रेडिकलाइज रहेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत हैं बांग्लादेश में। और हमारे जमाने में, मतलब जब मैं बहुत नजदीकी से ताल्लुकात रखता था इनसे, तो उस समय था कि अभी वो थे ना, एक बांग्लादेश आर्मी दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक रिपैट्रिएटेड लॉबी और एक फ्रीडम फाइटर लॉबी। तो पावर चेंज करता था, खालिदा जिया आती थी तो रिपैट्रिएटेड लॉबी जो था, उनका जो फॉर्च्यून्स था वो अ, बढ़ जाता था, ठीक है ना। और जब शेख हसीना आती थी तो जो फ्रीडम फाइटर लॉबी था, उनके फॉर्च्यून्स बढ़ जाते थे। तो ये चलता रहता था। इसका खुद के जो इनके पति जो थे, खालिदा जिया के, ही वॉज अ प्लांट, ही वॉज अ पाकिस्तानी प्लांट एमंग्स द मुक्ति बाहिनी, फ्रीडम फाइटर्स। और इसीलिए जब उसको मौका मिला, और उस समय इसको भी तो कोल, रखा हाँ हुआ था, खालिदा जिया को भी तो एयरफोर्स स्टेशन में रखा हुआ था ना काफी टाइम हाँ तक। हाँ, तो इसको इसने उसका असैसिनेशन करवा दिया, शेख मुजीब का। उसके कुछ साल बाद इसका खुद का असैसिनेशन हुआ। तो ये वहां पे ये फ्रीडम फाइटर लॉबी, और ये और वहां पर ये आम चर्चा थी कि जो ये फ्रीडम फाइटर लॉबी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो उस रूट से आए हैं, वो बहुत अनप्रोफेशनल हैं। और ये जो पाकिस्तान से रिपैट्रिएट हुए हैं, वो अपने बड़ा प्राइड लेते थे कि वी आर मोर प्रोफेशनल देन दीज idiots, that is what they used to call them. तो ये चीज चलती है आ रही है। अब क्या है कि वो तो रिपैट्रिएटेड लॉबी जो है वो तो रिटायर हो गई, और अब उसके बाद ये आ गया है कि कौन मतलब इस्लामिस्ट है और कौन इस्लामिस्ट नहीं है। तो उसके बाद आपने देखा कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हुआ क्या। देखिए क्या है कि न्यू दिल्ली को तो बहुत पहले से इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अपने एनएसए साहब वेस्ट बंगाल विजिट किए थे, और हम सब गेस कर रहे थे कि क्या कारण है। तो अब आपको बात समझ में आनी चाहिए कि कितना कुछ हो रहा था वहां पे। तो हुआ क्या कि करीब अर्ली फरवरी से न्यू दिल्ली को सब कुछ मालूम था, और उन्होंने ये वकरुज़्ज़मान को अ, उन्होंने इंतला कर दी थी, ठीक है ना। तो अ, अब इंडिया ने और क्या किया इसके साथ, कि इंडिया ने इस मामले को लेकर, ये जो कू की जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, इस मामले को लेके वो उन्होंने दे रीच्ड आउट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बताया कि देखिए, ये अगर कू सक्सेसफुल हो जाता है पाकिस्तान की मदद से, तो ये समझ जाइए कि यहाँ इस रीजन में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का, रेडिकल्स का पूरा बोलबाला हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये आप ही के इंटरेस्ट को, आपके भी इंटरेस्ट को हार्म करेगा। तो ये हमने उनको बताया। तो फिर जो अमेरिकन, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं,
उन्होंने यूनिस को फोन लगाया और कहा कि भाई इसको अबेंडन कर दो, ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे हम। और नाटो कंट्रीज को भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, क्योंकि यूनिस का बड़ा भरोसा था नाटो कंट्रीज का पर। नाटो कंट्रीज आर नॉट, दे आर नॉट अवर्स, हाँ, NATO and UN, sir. NATO and UN, yes. So they are not averse to Islamic radicals, समझे कि नहीं? Correct. अब तो मालूम है वहां की पॉलिटी में इतना बड़ा एक सेगमेंट है जो कि मतलब टोटली इस्लामिक वो जिहाद के फेवर में है एक तरह से, नॉट इवन रेडिकलिज्म। तो उसमें यूएस ने नाटो कंट्रीज को भी ये धमकी, लेकिन अगर ये वो नहीं करता तो आप देखा वेयर वाज, जब ये कू हो रहा था बांग्लादेश में, तो ये आपका यूनिस फ्रांस में था कि नहीं था? और यूके को आपको मालूम है स्टैमर एंड गैंग जो है इनका क्या ये है, रवैया है। तो ये उसके उनके सपोर्ट पर इसको बहुत भरोसा था। और लेकिन दे हैड टू यील्ड बिफोर द अमेरिकन प्रेशर। अब समस्या हुई कि भारत ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम खुद ही बात कर लो उसके साथ, वक़ुर-ए-ज़मान के साथ। और लेकिन अब समस्या ये है कि बात कैसे करी जाए, क्योंकि जो वो फौजी जो 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 सारा कुछ इंटरसेप्ट हो रहा था। तब हुआ क्या कि एक प्लान बनाई गई। प्लान बनाई गई कि बात करने के लिए ये एक विजिट प्लान करे टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है? और किस एलिबाई पे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ वहां पर, हमारा जो बांग्लादेश का जो यूएन कॉन्टिजेंट है उसको हम पीस कीपिंग कॉन्टिनेंट है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, हम उनको इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। वहां वो गए, यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है वैलेंटाइन रुगवाबिजा, उससे मिले। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल हम्फ्रे न्योन, उनसे मिले। तो ये सब एक कवर था। और आपके दर्शकों को मैं बता दूं थोड़ा सा कि बांग्लादेश आर्मी को अगर कू और काउंटर कू से प्रिवेंट किया गया है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो इनको यूनाइटेड नेशंस में जो मिशंस होते हैं वहां पर जो इनकी डिप्लॉयमेंट होती है उससे जो ये पैसे कमाते हैं, ये एक बहुत एक इकोनॉमिकली बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, और अभी भी ये इफ नॉट सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट ये है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे जमाने में ये शुरुआत जब हुई थी तो बहुत कम थोड़े लोग जाते थे भारत में, और आपको मालूम है भारत में इकोनॉमिकली हम आपको तो मालूम है कि हमारा आर्थिक उस समय कंडीशन क्या था देश का। Yeah. तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। वी यूज्ड टू फील वेरी एनवियस इफ नॉट जेलस, ठीक है ना, जो लोग वहां जाते थे। मच लेटर मेरी बटालियन भी गई, ठीक है ना, यूएन मिशन पे कॉन्गो में, लेकिन तब तक काफी साल के बाद, अब तो खैर काफी लोग जा रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत ये था। लेकिन उस जमाने में भी बांग्लादेश में मुझे याद है दोज डेज जब हमारे यहाँ इट वाज वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, और या यू कैन कॉल इट रेयर अपॉर्चुनिटी। बांग्लादेश में एक ऑफिसर
कम से कम एक यूएन मिशन तो जरूर किया हुआ था, और 2 मिशन भी करने वाले बहुत थे। वाह। ठीक है ना? सो दैट वाज द अट्रैक्शन। तो नॉट बैड सर, ये बढ़िया है। इनको ये कू का यही डर, मतलब क्या इनको रोक के रखा हुआ था कि बेटा अगर अगर तुमने कू किया तो तुम्हारी पूरी फौज जो है उसका यूएन मिशन तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ठीक है ना? यू विल बी पुट इन द नेगेटिव लिस्ट, फिर ये तो तुमको फिर मारेंगे जूते लोग, अपने ही लोग मारेंगे। तो इसलिए वहां पे, अदरवाइज हैड इट नॉट बीन फॉर दिस यूएन मिशन फैक्टर, पता नहीं कितने कूज और काउंटर कूज हो गए होते। तो बांग्लादेश ने अभी तक, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 54 यूएन मिशन में पार्टिसिपेट किया है, और 1,80,000 पर्सनल have been deployed so far. So that is, that is a big number, ठीक है ना? तो ये तो मैंने एक ऐसे ही आपको, हाँ, इसके साथ ये भी जोड़ दूं कि जब ये शेख हसीना के खिलाफ जब ये कू हुआ भाई मोहम्मद यूनिस, तो इन्होंने मेरी जो खबर है, मेरी जानकारी है कि वक़ार-उज़-ज़मान को यही कह के इन्होंने धमकी दी कि अगर तुमने इसको रोका, यूनिस के टेक ओवर को, तो हम तुम्हारा यूएन मिशंस कैंसिल कर देंगे। वॉल्टर टर्क ने, चीफ ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जी, जी। तो उन्होंने भी ये किया। तो ये गए वहां पर। फिर हम वापस आते हैं अपने जो जिस बात पर चर्चा हो रही थी कि ये गए वहां पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, और वहां पे अफ्रीकन रिपब्लिक में, और वहां पर बड़ी खुली इनकी बातचीत होने लगी अमेरिकन के साथ। अमेरिकन को इन्होंने पूरी तस्वीर बताई, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बताया, उनके भी कुछ कंडीशंस थे। बताया जाता है कि म्यांमार पर भी काफी चर्चा हुई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब होता क्या है कि यूनिस सरकार को इसके बारे में भनक मिल गई कि ये तो वहां से ये कर रहा है, अब क्या होगा? तो इन्होंने कहा, प्लान बनाया कि भैया वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट वेस्ट अ सिंगल मिनट। इस जैसे ही यहाँ पर आता है ये सेंट्रल एशिया अफ्रीकन रिपब्लिक से, इसको यहीं पर ढाका एयरपोर्ट पे इसको अरेस्ट कर लो। तो ये तो अब फिर आपको मालूम है, इंडियन जो एजेंसीज थी उन्होंने इत्तला की इनको, और उनका ये था कि इसको अरेस्ट कर लो और इसको इसकी पूरी कॉन्वॉय को यहाँ पे ले आओ आप, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, उसमें क्यूएमजी ऑफिस के एसटी डायरेक्ट, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट के। ठीक है? अब ये इन्होंने अल्टरनेट एक मूव किया वक़ार-उज़-ज़मान ने। एयरक्राफ्ट को कहा गया कि भाई आप तेजगांव एयरबेस पे उतरेंगे, पास में ही है। तो वहां उसका लैंड किया, वहां उनके लॉयलिस्ट जो थे उन्होंने रिसीव किया, और इसमें सबसे अहम किसी ने रोल अगर अदा किया तो वो था, वो नेशनल डिफेंस कॉलेज का जो कमांडेंट जो था, ये जिसकी बात मैंने कही, मोहम्मद शहनुल हक, उसका बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है ना? उसने अपने लोगों को, उसने पूरा प्रोटेक्शन वगैरह, अब जो भी थे उसके रिसोर्सेज उसने इधर से उधर से मोबिलाइज की और प्रोटेक्शन दिया। उसके बाद वो उसने, देयर आर 56 मेजर जनरल्स इन बांग्लादेश आर्मी। ठीक है? 56? यस, 56 में से 30 को उसने कांटेक्ट किया। नो वंडर द ठीक है? बांग्लादेशी आर्मी कांट फाइट सर, सारे तो जरनैल बन के बैठे हैं आप।
नहीं, वो हर एक मतलब एक जीओसी के साथ एक एरिया कमांडर भी होता है, ठीक है ना? जैसे हमारा एरिया सब एरिया एनीवे। तो 56 में से 30 जो थे उनसे कांटेक्ट किया। कुछ रिटायर्ड लोगों से भी, एयरफोर्स और नेवी चीफ से भी कांटेक्ट किया, ठीक है? और द मोस्ट consequential man he contacted and threatened him was the PSO of the Armed Forces Division, ये लेफ्टिनेंट जनरल कमरूल हसन। उस बंदे ने वो पलटा मार दिया इसके फेवर में बाद में। एंड कमरूल हसन इज वन हु नोज माइन्यूट डिटेल्स कि व्हाट ट्रांसपायर्ड, क्योंकि वो तो यूनिस के ऑफिस के साथ था, तो वो जानता था कि यूनिस की क्या बातचीत हो रही है, ठीक है ना? आगे कुछ होता है तो पता नहीं, ये बहुत काम का आदमी हो सकता है। और अगर अगर इसने सारे, इफ ही स्पिल्स द बीन्स, तो ये यूनिस साहब को तो हैंग कर देना चाहिए। बाप रे, इससे बड़ा ट्रीजन क्या हो सकता है यार? कि एक रूलिंग हेड ऑफ स्टेट वो अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ कू कर रहा है, और वो भी बाहर की ताकतों से मिलके। और यही नहीं था, 21 को तो वो गया है आपके 21 जनवरी के, उसके जस्ट एक हफ्ते पहले ये एक पूरी डेलीगेशन गई थी आईएसआई के पाकिस्तान, और वहां सभी से मिले थे ये लोग वहां जाके। और उसमें ये भी था, उस डेलीगेशन में जो ये पीएसओ जो कमरुल हसन जो था एफडी का, और वही वहां से जब आया ये हसन, तो वो केवल यूनिस को ब्रीफ किया था, जैसा कि मैंने पहले कहा है, और किसी को उसने ब्रीफ नहीं किया था। तो फिर वहां से, तो इस तरीके से भारत का ये रोल रहा बांग्लादेश को बचाने में। और मैं आपके दर्शकों के इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूं, उनकी कल्पना पे छोड़ देता हूं कि अगर हम शेख हसीना को हम पनाह नहीं देते, हम अगर ये कू नहीं अगर, तो अभी क्या इस रीजन में क्या जियोपॉलिटिकल हालात हो गए होते, और फंडामेंटलिस्ट का क्या बोलबाला होता। लेकिन आपको ये मानना होगा, या मैं मानता हूं इस बात को, कि शेख हसीना का जो प्रेजेंस है इंडिया में, वो अपने आप में एक बहुत, इनके जो अनुयायी हैं, जो अवामी लीग के जो अभी भी कार्डर्स हैं वहां पे, हु आर डाउन बट नॉट आउट, उसके लिए एक बहुत बड़ा वो मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल वो फैक्टर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो 6 फरवरी को शेख हसीना ने ऑनलाइन छात्र लीग के, मतलब आवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग है, उसके उसको इन्होंने एड्रेस किया, और अपना रेजिस्टेंस जारी रखने के लिए उन्होंने कहा, जिससे कि जो स्टूडेंट्स, जो इसके जो रेडिकल जो जिहादीज हैं, इन द गार्ब ऑफ स्टूडेंट्स यूनिस, वो इतने ये हो गए कि उन्होंने जाके वो शेख मुजीब का जो रेसिडेंस ऑब्लिक जो म्यूजियम है, उसमें जाके आग लगा दी इन्होंने। तो शेख हसीना ने कहा कि यार ऐसा तो पाकिस्तान की आर्मी ने भी नहीं किया था हमारे साथ। तो ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना? और देखिए, ये जो जितने एलिमेंट्स हैं, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, बहुत इंटरेक्शन के बाद, बहुत साल बांग्लादेश को लेके समय, मतलब उसके ऊपर अध्ययन और समय बिताने के बाद,
मैं आपको इतना कह सकता हूं कि देर इज नथिंग कॉल्ड बांग्लादेशी नेशनलिज्म। समझ रहे हैं? अगर है कुछ उनमें, तो उनमें एक तरह का आप कह सकते हैं कि इस्लामिक नेशनलिज्म है। ओके। ठीक है ना? वो जो एक आप रिसर्जेंस देखे थे उस समय 70-71 के टाइम में, तो ये नहीं था कि बांग्लादेश देशी कल्चर जो है वो कोई हावी पड़ा था, और वो सब नहीं था। वो कोल्ड वॉर का समय था और कई वो थे। ठीक है ना? ये अगर मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर संस्कृति की जीत हुई होती तो 1971 में बांग्लादेश का विलय हो गया होता भारत के साथ, और बंटवारे का केवल केवल 25 ही साल उस समय हुए थे। ठीक है? तो वहां पर एक प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा से रही है। आपके दर्शकों को यह मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का जो मूवमेंट जो था, उसका मेन जो शुरुआत जो हुई थी वो बांग्लादेश से हुई थी। लोग वो ना भूलें जो वो जिन्ना के कॉल में वो डायरेक्ट एक्शन में क्या इन्होंने वो किया था। लोग ना भूलें कि जो पॉलिटिशियंस जो कि पाकिस्तान के उसमें डिस्पेंसेशन में थे, उनका क्या रवैया था। लोग ना भूलें कि जब जॉइंट वो ये था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो उस समय इनका क्या रवैया था भारत की तरफ। ठीक है ना? ये तो बाद में जब इनको सीट्स, और ये भी मैं बोले कितने 162 सीट थे वो 1970 वाले इलेक्शंस में। 19 बारिंग टू सीट्स, 2 or 3 सीट्स अवामी लीग हैड गॉट ऑल द सीट्स, लेकिन फिर भी 50% वोट नहीं मिले। तो गुड 50% जो थे वो फिर भी पाकिस्तान के फेवर में थे। तो ये पाकिस्तान नॉट एज अ टेरिटरी, मैं जब कहा कि बांग्लादेशी नेशनलिज्म नहीं है, पाकिस्तानी नेशनलिज्म भी नहीं है, व्हाट कीप्स देम टुगेदर इज एंटी हिंदू। समझ रहे हैं? तो एक चीज तो मैं जरूर आपको मैं एसेस कर सकता हूं कि ये जो आर्मी में जो ये खाई दिख रहे हैं, जो खाई आपको देखने को मिल रहा है, ये अनब्रिजेबल है। ये अनब्रिजेबल है, और ये कूज और काउंटर कूज का दौर शुरू हो गया है। ये बात यहीं पे नहीं रुकने वाली। दूसरा कि आप देखिए, यूं कहें इसको कि उस देश में, बांग्लादेश में राजनीति बिल्कुल बिखर गया है। भाई क्या है, वो बीएनपी वाले बड़े खुश हो रहे थे। अब देखिए उनका क्या ही है, वो भी शायद लंदन वंदन में कहीं पे है। ठीक है? अपने बेटे तारिक जिया के साथ। तो राजनीति बिखर गया है, समाज बिल्कुल बिखर गया है, राष्ट्रवाद बिखर गया है। और वही तो कह रहा हूं कि अगर अगर कुछ इस देश को अभी तक आप अगर देख रहे हैं सम सेम्बलेंस ये जुड़ा हुआ है, तो वो है रेडिकल इस्लाम एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की इस सब कॉन्टिनेंट में, भारत, बांग्लादेश और इंडिया में, इस सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, और हम लोग सब एक आइडियोलॉजी से बाउंड है। तो इट इज द आइडियोलॉजी इज नॉट अबाउट द टेरिटरी कॉल्ड पाकिस्तान, इट इज
It is this emotional bonding point Pakistan. Radical, So complete radical. that's why I say कि सब कॉन्टिनेंट में केवल एक पाकिस्तान नहीं है. एक तो पाकिस्तान है ही जिसका नाम पाकिस्तान है. There is a Pakistan in Bangladesh and there is a Pakistan within India. और इन सब को बांधने वाले दे आर ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड जमायते इस्लामी पाकिस्तान, जमायते इस्लामी बांग्लादेश, जमायते इस्लामी ये. ठीक है ना. तो अभी क्या होगा कि जब बांग्लादेश में ये सब हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि जो पैन इस्लाम उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. और आप जितने पाकिस्तान में तो आप देखते हैं कुछ इंडिया सेंट्रिक ग्रुप्स हैं जो कि फौज को मतलब एक्चुअली वो फौज का ही हिस्सा है. जैसे जैश ए मोहम्मद हुआ, लश्कर ए तोयबा हुआ, वो जस्ट उनका बस फोकस यहीं पे है. ठीक है. दो दे आर इंस्पायर्ड बाय पैन इस्लाम, दो दे आर इंस्पायर्ड बाय अल कायदा, लेकिन उनका फोकस जो है वो इंडिया है. लेकिन बांग्लादेश में जितने ग्रुप्स हैं वो सब के सब पैन इस्लामिस्ट. They are all affiliated to Al Qaeda. और इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनाया था. और आप देखिए इसमें अब क्या होगा कि जब ये पैन इस्लाम को बूस्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप एक नई तरह का एक आप तूफान देखेंगे उसका. दूसरा है कि पाकिस्तान टूट रहा है या टूट चुका है. ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ देता हूं. मेरे हिसाब से तो गया सर ऑलरेडी. भाई आप एक नक्शा देखें आप पाकिस्तान का. पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, पूरा खैबर पख्तूनख्वा ये फौज के खिलाफ. सिंधी जो है वो अभी आप कह सकते हैं कि वो इंडिफरेंट है. ठीक है. तो जब आपकी आधा देश जो आपका जो सबसे मैं क्या कहूं जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ है तो क्या देश का क्या बच गया है. तो पाकिस्तान टूट गया है. और पाकिस्तान टूट गया है तो मैंने जैसा कहा कि बलूचिस्तान आपके साथ नहीं रहना चाहता. हमने उसके कारण कई कारण हैं. उसकी कई पृष्ठभूमि है जिस पर आपसे मैंने चर्चा की. और वो पृष्ठभूमि है कि पहले तो आपने इन्वेड किया. ये कभी तो सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा मतलब एक तरह से एक अलग तरह के एंटिटी थे सब कॉन्टिनेंट में. दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि जो खान ऑफ कलाट जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर था डायरेक्टली. ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स. उसको आपने ले लिया. उनकी भाषा अलग, उनका संस्कृति अलग, उनका रमजान का तरीका अलग, उनका नमाज पढ़ने का तरीका अलग. सब कुछ आपने उनसे ले लिया. कुछ हिस्सा ओमान का था जो मकरान कोस्ट था, कुछ हिस्सा जो वो ब्रिटिश का था जो टेलीग्राफ लाइंस जाती थी वहां से तुर्कमेनिस्तान तक. तो ये एक बिल्कुल उसको आपने ले लिया. अब ले लिया तो आपने सोचा मतलब जो ये जो पंजाबी मेंटालिटी है ना इसको ये बुली वाली इन्होंने बुलिश शुरू कर दिया. आई हैव बीन मैं इस पे ट्रैक 2 पे था इनके साथ सिंगापुर में. और मुझे ये हू था पाकिस्तान में उसमें. एंड माय पेपर वाज मैं बलूचिस्तान पे ही पेपर दिया था. मैंने पढ़ा था बनाया था. तो उस समय मैंने इनको वार्न किया था कि तुम अपना कॉन्सेप्ट मतलब ये 4 दिन का ये जिन्ना का वो दारू और वो सिगार वाला कॉन्सेप्ट तुम इन पर थोपोगे है उसका इजाद किया हुआ ये नहीं चलेगा.
तो पहले तो आपने वो कर लिया, ले लिया ऑलमोस्ट हाउ मच 44% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। और वो लेने के बाद आप जाके उसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने घुसेड़ दिया। पहले तो आप कह रहे थे कि इस्लाम के नाम पर अलग हो जाओ, अब कह रहे हैं कि चीन के नाम पर भी अलग हो जाओ, ये सॉरी अलग हो जाओ, एक हो जाओ। तो ये तो होना ही था। तो ये देखिए कि ये पाकिस्तान स्प्लिंटर कर रहा है, बांग्लादेश इज ऑल्सो स्प्लिंटरिंग। आगे सोचिए, इस पर गौर फरमाइए कि आगे बांग्लादेश में आप बताइए कौन बांग्लादेश के साथ रहना चाहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए साइकोलॉजिकल एंटिटी कॉल्ड बांग्लादेश और ए फिजिकल एंटिटी कॉल्ड बांग्लादेश। कौन उसका हिस्सा रहना चाहता है? उसका तो कंफ्यूजन है कि वो बंगाली है कि मुसलमान है। तो एक ही चीज उसको जोड़ के रखी हुई, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज इस्लाम। अब ये जो फौज जो है, जिसको यूएन मिशंस ने काउंटर कूच और कूच से प्रिवेंट कर रखा था, ठीक है ना, जब वो बिखर गई जाएगी। अब इतने सारे जनरल्स, मैंने आपको बता दिया कि ये जो फैजुर रहमान था, वो कम से कम 5 जो जीओसीज थे, वो रामपुर का, इधर कोमिला, बोगरा, सॉरी जसोर, इधर आपका ये बारिसाल, इन सब का तो उसने लॉयल्टी तो टेस्ट they were करिए। ready to they were ready to be disloyal to their own army chief। तो अब जब ये हो चुका है, तो आप बताओ कि आर्मी का क्या बच गया है? और आर्मी जब रियली में इम्प्लोड करेगी तो कंट्री इम्प्लोड कर जाएगा। तो अब फिर क्या है आदि, अभी इस पे बड़ी गौर करने की बात है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और आपको दर्शकों को ये समझना पड़ेगा। हमने बात की कि क्यों यूरोप इतना फेवरेबल है, मतलब उनको क्या, क्यों इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से, इत्यादि इत्यादि। इसका कारण क्या है कि हम तो सोचते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, हमने आजादी ली ना। जिन्ना एक बस इंस्ट्रूमेंट था, करेक्ट। वो अंग्रेजों का इंस्ट्रूमेंट था। हमने आजादी नहीं ली, ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। ट्रांसफर ऑफ पावर, मैं ये नहीं कहता हूं, कई लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी और वो हुआ, और लेकिन हम ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के लिए लोगों ने नहीं कुर्बानी दी थी। ये एक कटे हुए हिंदुस्तान के, एक बड़ा अच्छा, मैं कहीं पे एक कपलेट पढ़ रहा था कि नक्शा, मतलब मेरे हाथों में मेरे नक्शा है और मैं हूं बड़ा परेशान कि कैसे इतना दीमक खा गया मेरा हिंदुस्तान। ऐसे ही कुछ है, समथिंग आई। तो वही वाली बात है। तो उसमें क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक क्रिएशन था। उनके लिए, अंग्रेजों के लिए, हिंदू मुसलमान, उनको जियो स्ट्रेटेजिक वो कुछ है। तो क्या था, आपको मालूम है कि डूरैंड लाइन का जो क्रिएशन जो था, जो कॉन्सेप्ट था, वो दैट वाज मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द रशियन थ्रेट। कि भाई रशियन सेंट्रल एशिया तक पहुंच गए हैं, ऐसा ना हो कि ये अफगानिस्तान और ये पूरे वो पश्तून एक साथ हो जाएं एंड दे विल रोल डाउन इनटू इंडिया। तो इन्होंने क्या किया कि बांट दिया उसको लेके, पश्तून्स को।
तो वो फाटा वाला एरिया क्रिएट कर दिया गया, 2-3 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने। बलूचिस्तान को भी उसी नजरिए से उन्होंने देखा कि भैया इसको एक बफर स्टेट रखो। उसके बाद आपने पूरा जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है और ये पीओके, उसी नजरिए से आपने देखा कि आपने बिल्कुल ये इनकी जो टिबेट पॉलिसी भी जो थी ब्रिटिश की, वो भी रशियन थ्रेट से गाइडेड था। तो ये सारा का सारा एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था। उसी सिलसिले में बांग्लादेश में इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बे ऑफ बंगाल में भी होना चाहिए। तो इन्होंने जिन्ना को, मैंने आपको ये इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि उन्होंने बोला कि भाई ये चिटागोंग ले लो, आप पोर्ट इसको रखो। वो कहते क्या करूंगा मैं, बाकी तो कुछ इसमें डेप्थ है नहीं। तो बोला अच्छा, डेप्थ के लिए चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ले लो, जबकि सब वहां बुद्धिस्ट है। 15 अगस्त को उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहराया था, 20 दिन तक हटाया नहीं। फिर इन्होंने बलोच रेजिमेंट को लगाया और झंडा उतरवाया। बलोच में सारे पंजाबी होते हैं 80%, ठीक है ना, तो डोंट कंफ्यूज इन दैट। तो मैं क्या कह रहा हूं आदित्य, कि पाकिस्तान इज स्प्लिंटरिंग, बांग्लादेश इज स्प्लिंटरिंग, और ऑलरेडी दे हैव स्प्लिंटर्ड। और अब क्या है कि जब ये स्प्लिंटर कर रहे हैं, तो जिस नजरिए से, जिस जियो स्ट्रेटेजिक नजरिए से अंग्रेजों ने इसको देखा था, आवश्यकता है कि हम उसी जी, नजरिए से उसको देखें। और ये बकवास, ये चिकन नेक वगैरह, ये सब बकवास, ये दीज आर ऑल आर्टिफिशियल क्रिएशंस, ठीक है ना। आर्टिफिशियल नक्शे में हो गया ना, अब नक्शा बदलने का टाइम आ गया। करेक्ट। टाइम आ गया ना। अच्छा, हमने नक्शे को साथ नहीं छेड़छाड़ नहीं किया। जो मैंने कहा ना कि वो अपने हाथों में नक्शा लेके घूम रहे थे, पता नहीं कौन उनका दिमाग खा गया नक्शे को। तो ये एक डिसाइसिव पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और हमको इसका अपने कंट्री को सिक्योर्ड और सेफ रहने के लिए हमको जितने जियो स्ट्रेटेजिक कदम उठा सकते हैं, ये हमको उठाने पड़ेंगे। और हमको ये केवल मजहब के चश्मे से नहीं, हमको, और जहां तक मजहब की भी बात है, तो आज देखिए, आप कह रहे थे कि आज फिर पाकिस्तान में ये हुआ, सीरिया में लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, हुतीस के ऊपर में हमला हुआ है। आज ही मैं एक देख रहा था कि ईरान में 50% जो लोग हैं, एक किसी रिसर्च इसका प्यू है किसी का, ये है कि 50% लोगों ने ईरान में इस्लाम छोड़ दिया है, ठीक है। आप इनका ये जो MBS जो है, ठीक है, प्रिंस सलमान, उन्होंने ये कहा है कि भाई सारे 90% हदीसें बदल दो, कुरान में भी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये जो ऊंट का जमाना चला गया है, तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो और ये आइडियोलॉजिकली जो है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑफ पाकिस्तान एंड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स एटसेट्रा, मतलब स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली इट हैज बिकम अनटेनेबल, एंड देयरफॉर वी नीड टू टेक फर्म स्टेप्स करेक्ट सर। टू undo द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। whatever we can, if not completely, at least partially in our favor. Thank you very much. I want to stop here. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उस दिन हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, एंड आई बिलीव फॉर द फैक्टर कि जो इतनी सारी गलतियां हमारे हिस्ट्री में हुई हैं, वी इग्नोर थिंग्स, एंड एज अ मैटर फैक्ट हमने डिजास्टर्स क्रिएट करे अपने बॉर्डर्स पे, उनको ठीक करने का टाइम आ चुका है। देयर इज नो बेटर टाइम देन दिस, एंड दिस नीड्स टू बी डन। एब्सोल्युटली इन एग्रीमेंट। सर आई मस्ट से आपकी नॉलेज अबाउट बांग्लादेश इज अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह से बताया विद निटी ग्रिटीज ऑफ ईच डिवीजन एंड ईच कोर एंड दिस एंड दैट, बिकॉज उसके अंदर आपको समझ में आता है थोड़ा ज्यादा कि भाई क्या फोर्स लेवल था। एंड जो मुझे समझ में आया, इट वाज बेसिकली वेस्टर्न बांग्लादेश वर्सेस ईस्टर्न बांग्लादेश। इट एक्चुअली केम आउट टू बी दैट, एंड इट्स अमेजिंग दैट एक आर्मी के अंदर ऐसे कुछ होता है, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम दे वोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक। इस बार तो बचा लिया हमने, आई डोंट नो कितनी बारी और बचाएंगे सर।
As always, sir, lovely talking to you. Thank you so much for all the knowledge and all the time, sir. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.